नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अमेरिकन गोरबाचेव, डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच में क्या उठापटक चल रही है, खबर आपने पढ़ ली होगी। लेकिन हम आज बात करेंगे अंदर की कहानी की और अंदर की कथा क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अमेरिका की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव क्या पड़ने वाला है। हम ये समझेंगे कि जो पूरा गैंग था, जो इस पूरे सरकार चलाने में शामिल था, जिसमें पीटर टील था, जेफ बेजोस थे, इलॉन मस्क भी थे, जुकरबर्ग थे, ये सब लोग थे और इन सब लोगों की मंडली के बीच में क्या दरार पड़ी है तो क्यों पड़ी है, लेकिन ये हम बाद के हिस्से में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक जल्दी में वो रिकैप बताता हूँ जो 24 घंटे के अंदर के घटनाक्रम हुए हैं, जिसके कारण सबकी नज़र वहाँ पहुँच गई है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसके पीछे खेल क्या है, इजराइल का खेल क्या है, और बहुत सारी चीज़ें आप समझेंगे। जिन लोगों को ये पूरा किस्सा मालूम है कि किस तरह से इनके बीच में ट्वीट का युद्ध हुआ है, वो चाहें तो इस छोटे से हिस्से को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, अगर जल्दी है तो। हुआ ये कि ट्रंप का एक बिल आया, बिग ब्यूटीफुल बिल, 5 जून को आया सुबह सुबह। ट्रुथ सोशल, जो एलॉन मस्क का ही प्लेटफॉर्म है, उस पर ट्विटर ने लिखा है बड़ा सुंदर बिल और ये अमेरिका को बाइडेन की आर्थिक तानाशाही से बचाएगा। ये कमेंट कर रहे हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और ये बिल जो है, इसको वो कहते हैं कि मेरा जो अमेरिका फर्स्ट वाला सुधार है, ये बेसिकली उसका हिस्सा है। लेकिन एलॉन मस्क जो है, दोपहर आते आते इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं और अपने जिनको बहुत दांत काटी रोटी माना जाता था, जिसके बच्चे खिलाया करते थे ट्रंप, बच्चा उल्टा सीधा बोलता रहता था ट्रंप के कान पे, ट्रंप इग्नोर करते रहते थे, वो एलॉन मस्क एक सख्त जवाब देते हैं और कहते हैं कि दिस विल एबोमिनेशन एंड फुल ऑफ पॉर्क। इसका हिंदी में मतलब होता है ये बहुत घृणित टाइप का बिल है और इसमें सब बकवास है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस बिल को महिमा मंडित कर रहे हैं, उनको अपना पुराना साथी कह रहा है बकवास है। जब वो बकवास कहता है तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ा सा नागवार गुजरना ही है। तो जब ऐसा होता है तो फिर इस बीच में मस्क ने एक और संदेश दिया। इस संदेश से अमेरिका की राजनीति का कैसे भविष्य दिखाई देता है उसको हम समझेंगे। उसने एक पोल किया और वो जो पोल कर रहा है उसमें ट्रंप के इस जवाब का भी, माफ कीजिए, मस्क का ये जो जवाब है ट्रंप को, उसके पीछे का मतलब भी समझ में आता है। वो पोल कह रहा है कि क्या अमेरिका को अब एक नई राजनीतिक पार्टी की जरूरत है? क्या अमेरिका में एक नया राजनीतिक दल बनाने का समय आ गया है? मतलब अभी अमेरिका 2 पार्टियों पे चलती है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो क्या एक तीसरी राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए? ये पोल ट्विटर पे डाल रहा है एलॉन मस्क। 80% लोग कह रहे हैं होनी चाहिए। ये एक मैसेज जो है ना, ये मैसेजिंग है कि भैया ट्रंप से अलग, डेमोक्रेट से भी अलग कुछ सपना देख रहा है एलॉन मस्क। अभी हम इस सीरीज को समझ लें, उसके बाद इन सब चीज़ों का मतलब समझेंगे। और इसके साथ साथ ये लड़ाई बढ़ जाती है और ट्रंप फिर जवाब देते हैं कि एलॉन एंड आई हैड अ ग्रेट रिलेशनशिप, आई डोंट नो इफ वी विल एनी मोर एंड मे टर्मिनेट एलॉन्स गवर्नमेंटल सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी एलन और मेरे बीच में बड़े अच्छे रिश्ते थे, पता नहीं अब रहेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने एलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बारे में सोच रहा हूँ मैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अगर मैंने किया तो क्या रिश्ते बचेंगे? अब आप सोचिए, इसकी कहानी को आप साथ साथ ये चलिए कहानी। अच्छा, इसको एक आखिरी ट्वीट जो है वो पढ़ लेते हैं और इसके साथ ही जो है वो एक सिलसिला शुरू हो गया कि मस्क ने जवाब दिया, विदाउट मी ट्रंप वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। मेरे बगैर ये आदमी चुनाव हार जाता। Doms would control the House and Republicans would be 51-49 in the Senate. Such ingratitude, मतलब ये आदमी कैसा है कि इसको एहसान फरामोश आदमी है कि इसको मेरी वजह से जीता और डेमोक्रेट्स जो हैं वो हाउस पे काबिज होते अभी तक और इसकी हालत ख़राब होती। तो ये सारी चीज़ आई है इसके बीच में। वो कह रहा है कि जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना देना चाहिए, इसके खिलाफ जो है वो ले आना चाहिए। एलॉन मस्क कह रहा है इसके खिलाफ महाभियोग ले आना चाहिए। मस्क कह रहा है कि
और वो ये भी कह रहा है कि इसका नाम जो है ना एप्स्टीन फाइल्स में है ट्रंप का, और अगर इसने बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट जैसे कैनेडी फाइल्स वगैरह डिक्लासीफाई कर दिए हैं तो ये एप्स्टीन फाइल क्यों नहीं डिक्लासीफाई कर रहा है। अब ये जो फाइल्स हैं एप्स्टीन फाइल्स, इसको भी हम समझेंगे। फिलहाल हम इस युद्ध को समझ रहे हैं और इस युद्ध के बाद में जो है ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मस्क ने फिर लिखा कि राष्ट्रपति मेरे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने के बयान तो दे रहे हैं, लेकिन ये समझ लें कि स्पेसएक्स अगर बंद हुआ तो मैं ड्रैगन का जो स्पेस क्राफ्ट है उसको बंद कर दूंगा। और ट्रंप ने इस पर जवाब लिखा, एलन मेरे लिए बोझ बन रहा था, मैंने उसका ईवी मैंडेट छीन लिया, वो पागल हो गया, उसकी ट्रंप डिटरमेंट सिंड्रोम है, यानी ट्रंप से चिढ़ा हुआ है वगैरह वगैरह। ये मोटी मोटी बातचीत है। अब ये आते हैं, देखिए इन दोनों को साथ आने का सिस्टम क्या हुआ। 2-3 फैक्टर थे। एक तो एक पीटर टील नाम का आदमी है, वो पीछे से ट्रंप को भी कंट्रोल करता है, वो पीछे से जेफ बेजोस को भी सपोर्ट करता है, जुकरबर्ग को भी करता है वगैरह वगैरह। पीटर टील इतना पावरफुल है कि पूरी की पूरी जो अमेरिका की खुफिया जानकारियां हैं वो उसके पास रहती हैं, क्योंकि सारी खुफिया एजेंसियों का जो सिक्योरिटी है उसका कॉन्ट्रैक्ट वो उसके पास में है, वो बहुत पावरफुल माना जाता है। पीटर टील का पुराना पंगा है इलॉन मस्क के, उसके बावजूद ट्रंप ने इसको जोड़ लिया। उस गैंग में इलॉन मस्क शामिल नहीं था। अभी दिक्कत क्या हुआ कि अब पीटर टील को खुश करने के लिए जब ये नया बिल आया जिसको महान बिल बताया जा रहा है, जो कह रहा है ईवी बेकार है, सोलर पैनल बेकार है, मतलब बेकार अच्छा हो, हम इस पर सब्सिडी नहीं देंगे, सरकार सब्सिडी नहीं देगी तो एलन मस्क की कंपनी को बड़ा नुकसान हो सकता है, अरबों का नुकसान। और इस ऐलान के साथ ही 14% उसका शेयर भी गिर गया है। तो एलोन तिल मिला रहा है। तो ये आइडिया कहाँ से आया इन लोगों के इकट्ठे होने का, तो ये 2 एजेंडे पे आया। एक तो ये दक्षिणपंथी और नस्लवादी पार्टी है, सीधे सीधे तौर पे नहीं, लेकिन गोरों की सुप्रीमेसी और दूसरी चीज़ों पे विश्वास रखते हैं, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ख्यालात की पार्टी है। इनके साथ में क्या हुआ कि ये जो सबसे बड़ी समस्या हुई हमारे एलोन मस्क के साथ में ये कि एलोन मस्क की रोजी रोटी पे वो लात मारने लग गया। लेकिन पीटर टील के ये फायदे का सौदा था। क्यों? क्योंकि स्टील जिसमें पीटर टील का बहुत ज़्यादा स्टेक है उसको फायदा मिलने वाला था, और इसने देखो विदेशी स्टील के इंपोर्ट पे भी रोक लगा दी। तो जैसे ही आप ईवी से हटते हो, सोलर से हटते हो, तो स्टील का फायदा होना शुरू हो जाता है। तो ये टील को वो फायदा पहुंचाने के चक्कर में ट्रंप, देखिए ये सब लोग, इनको देश से मतलब नहीं है किसी को भी, ध्यान रखिए ये पूरी दुनिया के हर पॉलिटिशियन पे लागू होती है, बुद्धि खुली रखनी चाहिए। तो ये एक तो चिढ़ गए। दूसरा एक और आदमी भी है, जेफ बेजोस, अमेजॉन का मालिक, और ये सब लोग जो है ना एक पावर रखते हैं। एक आदमी के पास में है पूरी खुफिया सूचनाएं, दूसरा आदमी ट्विटर का मालिक है, तीसरा आदमी वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार का मालिक है, और वहाँ से चीज़ों को, वहाँ के एडिटोरियल को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। कई संपादकों ने इस्तीफा दिया, मैंने आपको वीडियो बनाई थी। एक जुकरबर्ग है जो फेसबुक पे कब्जा रखता है। तो ये सारे लोग मिलके अब मस्क के साथ में इनके इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। मस्क के इंटरेस्ट पहले भी पीटर टील के साथ टकराए थे। ये दोनों साथ, पेलेंटियर उसकी कंपनी है, उससे पहले पेपल नाम की एक पेमेंट सिस्टम था, उसमें ये लोग साथ में थे। उसके बाद में कुछ पेपल का चेयरमैन बनने में उसने भांजी मार दी, इनको नहीं बनने दिया एलोन मस्क को, तब से इनकी पटी हुई थी। खैर, यहाँ तक आप ये समझ गए कि ये झगड़ा है। लेकिन इस झगड़े से आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको 2-4 चीज़ों पे जाना पड़ेगा। पहली चीज़ ये, अमेरिका का भविष्य क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि जो एप्स्टीन वाला जो मामला था ये क्या है, जिसकी वो एप्स्टीन फाइल की बात हो रही है कि पोल खुल जाएगी, ये हो जाएगा, वो क्या है। वो बहुत रोचक कहानी है, और रोचक के साथ साथ घृणित भी है, और बाल यौन शोषण से जुड़ी हुई है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं। और उससे भी ज़्यादा ये कहानी जुड़ी हुई है इजराइल से, हमास से, और हमास से भी ज़्यादा मोसाद से। तो पहले हम ये समझते हैं कि किस तरह से अमेरिका के अंदर राजनीति से बदल जाएगी। एलोन मस्क कह रहा है कि मैंने आपको सीनेट में बहुमत दिला दिया और मैंने आपको राष्ट्रपति बनवा दिया। उसने एक मोटी रकम ट्रंप के चुनाव पे खर्च की थी और उसकी उम्मीद रही होगी। तो लेकिन ये जो इनका पूरा नेक्सस था, ये नेक्सस एक फिलॉसफी के साथ आया था कि अमेरिका के खर्चे घटाने। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अमेरिका ज़बरदस्त कर्ज में है।
हर बार एक सरकार क्या करती है इनकी कि नए कर्जा ले लेती है और देश की कर्ज लेने की जो अनुमति है उस देश में, राष्ट्रपति को या सरकार को, वो अनुमति पूरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये कर्ज ले सकते हो, भाई 10 पूरे हो गए। अब पता चला अमेरिका जो है दिवालिया होने की नौबत आ गई, अमेरिका की सरकार के पैसे नहीं है। फिर ये संसद को मनाते हैं, फिर संसद कहती है चलो 12 कर देते हैं, फिर ये 2 और उधार ले लेते हैं। ऐसे करके ये उधार लेने की जो अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ाते रहते हैं और अमेरिका उधार में डूबा हुआ है। पूरी दुनिया के लोग इनके बॉन्ड जो होते हैं अमेरिका के, वो बॉन्ड खरीदते हैं। जो उनका अपना बॉन्ड है, सोवरेन बॉन्ड अमेरिका का, यानी अमेरिका की सरकार का जो बॉन्ड है, मेरे ख्याल से फेडरल या जो भी कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो बॉन्ड खरीदते हैं, उससे इनके पास पैसा आता है। तो वो जो बॉन्ड खरीद रहे हैं वो इनके ऊपर कर्जा है जो इनको चुकाना है और अमेरिका के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो इनका आइडिया ये था कि भाई इस कर्जे को हमको कम करना है, इतना ज़्यादा कर्जा हम कहाँ से चुकाएंगे, कहाँ से, अब ये कहीं तो सिलसिला रुकना चाहिए। आमतौर पे माना जाता है कि कोई भी देश जब युद्ध काल हो या कोई ऐसी स्थिति हो तो बहुत सारा उसको कर्जा ले लेना चाहिए, शांति काल में चुकाते रहना चाहिए। विकासशील देशों की बात अलग है, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी ने 4 गुना कर्जा कर दिया, वहाँ पे वो कर्जा कम करना चाहते हैं। तो कर्जा कम करने के लिए इन्होंने ये तरीका निकाला कि भाई लोगों को एक तो टैक्स मांगेंगे तो टैक्स तो देंगे नहीं, तो इन्होंने कहा टैरिफ लगाओ। टैरिफ लगाने का मतलब ये था कि दुनिया भर की कंपनियों का माल जो आएगा उसके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। 10 रुपये का माल आया, 10 रुपये टैक्स लगा दिया। तो वो 10 रुपये टैक्स जब सरकार लगाएगी तो वो दिखाई नहीं देगा। दूसरा, हम खर्चा कम करेंगे, ये आमदनी बढ़ाने का तरीका था। दूसरा, खर्चा कम करेंगे तो सरकारी डिपार्टमेंट कम करो, कटौती करो, ये करो वो करो, उसमें इन्वेस्ट को लगा दिया, निकाल लोगों को नौकरी से, ना सरकार का खर्चा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुमको ज़्यादा कर्जा नहीं मांगना पड़ेगा। ये एक तरीका था जिसके ज़रिए ये कहते थे कि हम आर्थिक रूप से अमेरिका को एक बेहतर और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम और कर्जे के ट्रैप में पड़ना नहीं चाहते हैं। और सही भी, एक दिन अगर मान लीजिए कर्जे का बबल बढ़ता जाएगा, जिस दिन ये फेल हो गया उस दिन अमेरिका फेल हो जाएगा। ये खतरनाक स्थिति है, तो इसको लेके लोग आगे बढ़े। अब ये लोग जब चारों लोग साथ में आते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया में झगड़ा यहीं से शुरू होता है। वो कह रहा है कि तुम एलोन मस्क लोगों को टैक्स में छूट और ये सारी चीजें देने की बात कैसे कर सकते हो जब हम खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं। तो तुम ये जो बिल ला रहे हो ये जनता के भलाई का बिल है। तो ट्रंप कह रहा है भाई तेरी जो कार है बैटरी वाली कार, उस पर भी तुम्हें दे रहा हूं, तो मैं खत्म करूंगा तो सब जगह खत्म होगा। तो उस पर वो तुनक गया। वो पहले ही बहुत नुकसान उठा चुका है इनके साथ सरकार में रह के। तो ये झगड़ा है। इस झगड़े के बीच में जो चीज़ आई है वो आई है एप्स्टीन वाली, एप्स्टीन फाइल्स। ये क्या फाइल है? एप्स्टीन फाइल्स जो है वो अपने आप में एक ऐसी घृणित स्टोरी है जो अपने आप में आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। जेफरी एप्स्टीन एक रंगीन मिजाज फाइनेंसर था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, फिल्में फाइनेंस भी करता था और वो हेज फंड चलाता था। हेज फंड वो होते हैं जिसमें जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, खरीद लेते हैं 10 लाख 20 लाख का। हेज फंड वो होता है जिसमें मोटी मोटी रकम अमीरों की वो लोग लेते हैं, उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं और उससे पैसा बढ़ा के वापस करते हैं। तो ये जैसे हमारे यहाँ पे हम जो हमारे देश का सबसे बड़ा, जिसको मोदी सरकार ने गद्दार घोषित कर दिया है, वो जो बुढ़ऊ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी बीच में आएगा तो बता दूंगा, उनका जो है वो हेज फंड ही चलाते हैं। वो जॉर्ज सोरोस भी हेज फंड चलाता है। तो ये आदमी हेज फंड भी चलाता है, लेकिन ये हेज फंड चलाने के साथ साथ कुछ और भी ऐसे काम करता था जिसको लेकर इसके ऊपर सवाल उठा। करता था या नहीं करता था इसको लेकर बहुत सारा विवाद है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बीच में चीजें हैं। इसके पास में एक टापू था जिसका नाम था वर्जिन आइलैंड, यानी एक समुंदर के बीच में टापू जहां पे इसका कानून चलता था, इसी की चलती थी। इस टापू पे लोग अपनी रातें और दिन रंगीन करने आया करते थे। दुनिया भर के जाने माने लोग यहाँ आते थे और इसका एक जेट था जिसका नाम था लोलिता एक्सप्रेस। तो इसके लोलिता एक्सप्रेस में बैठ के बहुत सारे दुनिया भर के बड़े बड़े लोग इसके टापू पर जाया करते थे और ऐश किया करते थे। और ऐश के नाम पे ऐसे घृणित काम होते थे जैसे बाल यौन शोषण का काम होता था वहाँ पे, तरह तरह के ड्रग्स, तरह तरह की शराब, जितने तरह के बुरे काम और ऐब हो सकते थे वो उसके टापू पर होते थे। हुआ यह है कि 2008 से 2019 के बीच में इसके ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगे, नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोप लगे और 2019 में से इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई।
जीवन लीवा साहब आप कैसे हो इसको समझे, 8 से 19 के बीच में ये आदमी जो है वो वहाँ पर जब ये काम कर रहा था तो इस बीच में बहुत सारे वीआईपी लोगों के नाम इससे जुड़े। जिन वीआईपी लोगों के नाम हैं उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी शामिल हैं। बिल क्लिंटन उसी जेट में बैठ के उसी टापू पे गए थे। डोनाल्ड ट्रंप जाते रहते थे। डोनाल्ड ट्रंप की तो वहाँ पे कई वीडियो में है, एकदम मस्ती वाली पार्टी वाली। प्रिंस एंड्रयू, सोचिए ब्रिटेन के राजघराने का प्रिंस, बाद में इस मामले के कारण ही उसका प्रिंस का दर्जा छीनना पड़ा था। एहूद बराक जो है वो ब्रिटेन का जो माफ़ कीजिए इजराइल का लीडर था और 30 बार से ज़्यादा वहाँ गया था। और एहूद बराक के कारण जो है ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं इजराइल का एक उस पर कंट्रोल था। इसको भी हम समझेंगे बारीकी से। एलन डर्सेविट्स, बिल रिचर्डसन और माइकल जैक्सन, डेविड कॉपरफील्ड, ऐसे बहुत सारे लोग, विदेशी प्रसिद्ध प्रधानमंत्री, फिल्म अभिनेता, लंबी लिस्ट है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ डिटेल से, अगर आपको याद होगा तो। अगर कहीं मिले तो ज़रूर देखिएगा और मुझे भी बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। मेरे अपने ही चैनल पे मैं नहीं ढूंढ पाया। तो हुआ यह है कि मैं अपना जब चैनल बनाता हूँ मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा उस पर चक्कर में नहीं पड़ता हूँ कि एसईओ लगाऊँ, सर्च में आना चाहिए लोग। मैं सिंपल कंटेंट बनाता हूँ, आप लोग पसंद करते हैं और जितने लोग देख लेते हैं। तो उस चक्कर में एसईओ नहीं बनाता हूँ, कीवर्ड सीडिंग नहीं करता हूँ, तो मेरा जो चैनल है वो सर्च में दिक्कत हो जाती है निकालने में। और मैंने पहले जो उसमें थोड़ा बहुत डाटा डाला था इसी वजह से कि बाद में सर्च में निकालूं, वो डाटा एक दिन गलती से मैंने सारा उड़ा दिया और वो पुराने भी सारे वीडियो के अंदर कोई अलग से डिटेल नहीं है, जो मेरे लिए बहुत नुकसान का कारण बन गई। खैर, तो अब ये जो पूरा का पूरा खेल था, ये कहाँ से कहानी आई इसको आप समझें। इसको माना गया कि मोसाद के जरिए ये टापू डेवलप किया गया। इस आदमी को मोसाद ने पैसे दिए कि तू टापू बना, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों को उठा के ला, उनकी रंगीनियों को अपने रिकॉर्ड में ले, उसके बाद हम इनको डांस कराएंगे। नहीं, इजराइल का जो जियोनिस्ट रिजीम है उसका पूरी दुनिया पे राज करने का ये टापू एक जरिया था। यहाँ पे ट्रंप भी जाता था और अभी इस यहाँ की जो जांच हुई थी उसकी फाइलें, जिसकी ये धमकी दे रहा है अभी इलॉन मस्क, उस फाइल में बहुत सारे लोगों के नाम हैं। ट्रंप कह रहा है उसमें मेरा नाम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम हैं जो मैं जानता हूं कि वो वहां पे जाते थे। वो लड़कियों के शौकीन थे, रंगीन मिजाज थे, लेकिन जो है ना वो उसमें प्यार करते थे लड़कियों को, वो शोषण वोषण नहीं करते। ये ट्रंप बोल चुका है एक जगह पे। खैर, तो वो जो पूरा मामला है, इस मामले में ट्रंप के फंसने के आसार लग रहे हैं और ऐसा एलोन मस्क को पता है। कह रहा बेटा तू फाइल को पब्लिक कर तो तेरी पोल खुलेगी, तो मैं तेरी पोल खुलेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम इसमें आने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग ये मानते हैं, इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट भी कहते हैं कुछ लोग, तो जो लोग ये मानते हैं कि ये पूरा का पूरा खेल वहाँ से रचा जा रहा था, तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप भी उन्हीं का प्यादा और खिलौना है। और जिस तरह से ब्लाइंडली वो इजराइल को सपोर्ट करता है, उसके पीछे भी ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाई देती है। खैर, तो इसमें जो है 2024 में एनएसए के काउंटर स्पाई थे जॉन सेंडलर। ये मैं आपको कुछ वो जानकारियां दे रहा हूं जिनके आधार पर ये विचार पुख्ता होता है कि ये सारा इजराइल और मोसाद का खेल था। उन्होंने टॉप सीक्रेट उम्ब्रा करके अपने ब्लॉग में ये बात लिखी है कि एक मेगा नाम का एक ऑपरेशन था बहुत बड़ा। किसका ऑपरेशन था? इजराइल का। और उसका ये हिस्सा था एप्स्टीन। और एप्स्टीन जो है कथित तौर पर इजराइल की जासूसी और प्रभाव अभियान में था। सेंडलर ने कहा कि एप्स्टीन को उनके बेकर अरबपति लेस वैक्सनर, जो इजराइल के लोग थे, उनको उनके जरिए इस नेटवर्क में शामिल किया गया था। ये दो लोग थे जिनका नाम था लेस वैक्सनर और उनके बेकर। इन दोनों लोगों ने एप्स्टीन को इस नेटवर्क में शामिल किया था और ये लोग इजराइल से जुड़े हुए थे और बहुत सारा पैसा इजराइल में इन्वेस्ट किया करते थे। एरी बेन मेनाशे हैं जो इजराइल के कभी जासूस होते थे। एप्स्टीन डेड मैन टेल नो टेल्स में उन्होंने दावा किया कि एप्स्टीन गिस्लिन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद के लिए काम किया करते थे। अब ये लोग, आप देखिए कि ये जो एक नेक्सस निकल के आ रहा है, और ये लोग जो है काम करते थे। और ब्रिटिश मीडिया मुगल ने इजराइल की अर्थव्यवस्था में निवेश किया था
और कथित तौर पर एप्स्टीन को इजरायली नेताओं से मिलवाया था। ये बैकग्राउंड है। विक्की वार्ड 2021 में द रोलिंग स्टोन में लिखते हैं कि एप्स्टीन ने खुद को इजरायली नेताओं का सलाहकार बताया और रॉबर्ट मैक्सवेल के साथ काम किया। एक गार्डन थॉमस नाम का आदमी है जो मोसाद का एक्सपर्ट है, वो लिखता है कि एक रॉबर्ट मैक्सवेल एक इजरायली जासूस था और जो एप्स्टीन के शुरुआत में उसका संरक्षण करने वाला था, मेंटर था। यानी एक आदमी गॉर्डन थॉमस बता रहा है कि जो है रॉबर्ट मैक्सवेल जो है वही आदमी था जिसने ये पूरा जासूसी का तंत्र बनाया। मोसाद कितना शातिर खिलाड़ी है इसको समझना है तो आप ये समझ लीजिए कि उसने सारे हिजबुल्लाह के जो पेजर थे उन सब के पेजर को फाड़ने के लिए उसके अंदर विस्फोटक इंतजाम कर दिए थे, याद कीजिए, और एक बटन से सारे लड़ाकों के पेजर उड़ा दिए थे। ये वो लोग हैं। तो किसी भी आज अगर इजराइल का दबदबा है और कोई भी देश दाएं बाएं भी नहीं करता, जो भारत जैसे देश उसके खिलाफ बोलते थे वो भी पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, वो जानता है कैसे कंट्रोल करना है। और इस बात को लेके बहुत सारी इस पर बातें हुई, लेकिन वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक लड़की आती है तस्वीर में और उसने ये पूरा खुलासा कर दिया और उस खुलासे से बहुत सारे छिलके उधरते चले गए। गिफ्रे ने 2015 में मैक्सवेल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया। मैक्सवेल वही आदमी जो संरक्षक है, और इस पे कई बड़े नाम सामने आए जिसका उसने दावा किया, जिसमें ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस एंड्रयू का नाम था। 2001 में इस लड़की ने कहा कि जब मैं 17 साल की थी तो मैक्सवेल ने उन्हें लंदन में प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। दूसरा मौका न्यूयॉर्क में एप्स्टीन के घर, और तीसरा एप्स्टीन के पर्सनल बीच पे लिटिल सेंट जेम्स नाम के ये प्रिंस के साथ में इस लड़की को मजबूर किया गया संबंध बनाने को। और एक मशहूर तस्वीर है जिसमें प्रिंस एंड्रयू गिफ्रे के साथ दिख रहे हैं और उसमें उनका हाथ गिफ्रे की कमर पे है, और इसी के कारण एंड्रयू को अपना प्रिंस का दर्जा खोना पड़ा था। प्रिंस एंड्रयू ने कहा कि यारो बेबुनियाद हैं। एक इनका इंटरव्यू आया 2019 में और उन्होंने कहा कि इस तस्वीर में तो पसीना दिखाई दे रहा है, मुझे तो पसीना नहीं आता वगैरह वगैरह। लोग बहुत गुस्से में थे और 12 अरब डॉलर देके प्रिंस एंड्रयू ने 2022 में इस लड़की से समझौता कर लिया बगैर गलती स्वीकार किए। 12 अरब डॉलर। ये ट्रंप, आपको मालूम है ट्रंप के साथ भी यही हुआ। इनका भी एक मामला खुला, इन्होंने एक लड़की के साथ में जो कि देह व्यापार करती थी कुछ संबंध बनाए थे। उस मामले पे ट्रंप ने उनको मुआवजा दिया और ये बात खुल के आ गई, जिसके आधार पर अभी भी इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है खराब आचरण का। इसके साथ साथ बिल रिचर्डसन मैक्सिकन के गवर्नर थे मैक्सिको के पहले, और उन्होंने मसाज देने के लिए इस लड़की को वहाँ भेजा था, ये भी इस लड़की ने बताया। ग्लेन डुबिन ने भी बताया कि डुबिन के साथ उसे यौन संबंध के लिए भेजा गया। एलन एडोविट्स के साथ भी, हार्वर्ड के लॉ प्रोफेसर हैं, उसने कहा कि इनके साथ भी भेजा गया। एक मॉडलिंग एजेंट हैं जीन ल्यूक ब्रूनेल, उनका नाम भी आया। ऐसे बहुत सारे नाम आए, उसमें जोहाना स्नोवर्क का भी नाम आया। सोवर्क आप जानते होंगे, जोहाना स्नोवर्क जो है वो एक माइकल जैक्सन, कॉपरफील्ड, बहुत सारे, इतने सारे सेलिब्रिटी है ना, ये सारे के सारे इसमें शामिल पाए गए। तो कुल मिला के एप्स्टीन कांड का ट्रंप से क्या कनेक्शन, अगर आप जाएं तो ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती 1990 से। अब आप सोचिए, एक आदमी जो मोसाद के लिए काम कर रहा है और सारे लोगों को हनी ट्रैप में फंसा रहा है, उस आदमी के साथ में ट्रंप के रिश्ते जानिए, क्योंकि उसने वीडियो भी रिलीज किया एक, एलोन मस्क ने, कि 1990 में ट्रंप और एप्स्टीन करीबी दोस्त थे। ट्रंप ने 2002 में कहा कि एप्स्टीन शानदार इंसान है, और 2019 में कहा कि 15 साल पहले उन्होंने एप्स्टीन से संपर्क तोड़ लिया था। ये 2019 वही साल है जब ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के। एप्स्टीन यौन शोषण के मामले में अमेरिका की जेल में बंद है और अमेरिका की जेल में वो आत्महत्या कर लेता है। इसको संदेह की नज़र से देखा गया और लोगों ने कहा कि भाई साहब, हो ना हो कुछ गड़बड़ है, कहीं इसमें ट्रंप का हाथ तो नहीं है। इसको लेकर विवाद और खड़ा हुआ और लोग कहने लगे कि वो जो उसके मुकदमे की फाइल हैं उनको बाहर आनी चाहिए। इसके अलावा फ्लाइट लॉन्ग्स, मतलब एप्स्टीन का एक निजी जेट है,
लोलिटा एक्सप्रेस जिसका मैंने नाम बताया था, उससे फ्लाइट लॉग्स में 7 बार ट्रंप का नाम आया। फ्लाइट लॉग्स क्या होता है? जब आप किसी पे जाते हैं तो फ्लाइट में कौन बैठा कौन नहीं बैठा ये उसमें लिखा जाता है। वो लॉग जो है उसमें 7 बार नाम है, और उसमें 1990 के दशक की भी कोच उड़ानें शामिल हैं। लेकिन इसको लेकर केवल उस फ्लाइट में बैठे थे, उस जेट में बैठे थे, इसको लेकर कुछ इससे ज़्यादा कहना एक तरह से प्रोफेशनल ईमानदारी भी नहीं है, और वो अनुमान लोग लगा रहे हैं तो आप भी लगा सकते हो। जो लड़की थी गिफ्रे, उसने बताया कि उन्होंने ट्रंप को कभी एप्स्टीन के घर पे नहीं देखा, ना ही उनके अनुचित व्यवहार हुआ उनके साथ में। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ गलत किया। ये वो लड़की है जो कंप्लेनेंट थी। लेकिन ये जितनी कहानी सामने आई है सिर्फ एक लड़की की आप बीती है। क्या वो इतना बड़ा जो खेल चल रहा था उसमें एक ही लड़की शामिल रही होगी? ये एक बड़ा सवाल है। मस्क का कहना है कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में है, इसलिए पूरी तरह से फाइल रिलीज नहीं की गई है, और ये दावा जो है वो अपने आप में बिग ब्यूटीफुल के साथ में खड़ा हो गया। अब इसमें जो है एक सारा रैनसम है जो अन्य पीड़िता है, उसने 2016 में दावा किया कि ट्रंप ने उसकी दोस्त के साथ अनुचित व्यवहार किया। 2019 में रैनसम ने माना कि उनके पास कोई वीडियो प्रूफ नहीं है, इसलिए कोर्ट में दावे साबित नहीं कर सकते। जो कमरे में हुआ उसको आप कैसे साबित कर सकते हो? तो इस पूरी कहानी को जब आप समझेंगे तो ये जो लड़ाई झगड़ा है, ये लड़ाई झगड़ा जो है ये अब अमेरिका के लिए मुसीबत बनने वाला है। कैसे? मैंने आपको बताया कि एक पोल किया, उसने लोगों से पूछा कि क्या तीसरा दल एक बनना चाहिए अमेरिका में। किसने पूछा? इलॉन मस्क ने। मतलब वो लोगों की राय जानना चाहता। 80% लोग कह रहे हैं कि हाँ, बनाने का समय आ गया है। ये वही इलॉन मस्क है जो अपने काम करने से पहले पोल करने का शौकीन है। वो लोगों से ऐसे ही पोल करता है ऑनलाइन। तो ट्विटर पे पोल किया उसने। ट्विटर पे पोल तब भी किया था जब ट्रंप का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था, तो उसको खोलने से पहले भी उसने पोल किया था। जब वो पोल करता है इसका मतलब कोई फैसला लेने जा रहा है। आज की तारीख में एक दक्षिणपंथी श्वेत वर्ण की श्रेष्ठता की सोच रखने वाला, दक्षिण अफ्रीका में और दूसरी जगहों पे दुनिया भर की उसकी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। उसकी नाजी सोच है, ये भी सब एक बहुत चर्चा में रहता है। वो व्यक्ति अपने समान विचारों वाले डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ता तोड़ के नई पार्टी बनाने जा रहा है, ऐसे उसने इरादे जाहिर किए इस पोल के जरिए। अब अगर वो पार्टी बनाता है तो जो रिपब्लिकन हैं, जो राइटिस्ट पार्टी है, जैसे भारत के मामले में समझ लीजिए बीजेपी है, कल के दिन अमित शाह अगर बीजेपी से अलग पार्टी बनाते हैं, और टक्कर इतनी है कि बीजेपी का सिर्फ एक सीट ज़्यादा है कांग्रेस से, 51-49 तो हैं वहाँ पे अभी इस वक्त, और वो अमित शाह जिसका बहुत बड़ा रोल बीजेपी की जीत में है, तो क्या होगा? बीजेपी के वोट बटेंगे। जाहिर बात है कि वो पार्टी दो टुकड़ा हो जाएगी और उसका फायदा तीसरी पार्टी को मिल जाएगा। तो अगर रिपब्लिकन बंटते हैं, रिपब्लिकन जो भी पार्टी बनाएगा वो वोट उसके तो काटेगी नहीं, सामने वाले के, डेमोक्रेट के। वो वोट तो समान सोच और समान आइडियोलॉजी वालों के काटेगी, जो है रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी। तो इनके वोट काटने का मतलब यह है कि ये हमेशा के लिए राजनीति अमेरिका की बदल जाएगी। ये जो सुप्रीमेसी है अमेरिका पे इन दो पार्टियों की, उसमें जो तीसरा घुसेगा वो डेमोक्रेट को बहुत मजबूत कर देगा, और ये जो राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। राष्ट्रवादी कहें या जो भी कहें, राष्ट्रवादी है वो। तो ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। झगड़ा शुरू होता है कि भैया पैसे जो है वो बचाने हैं, सरकार को डूबने से बचाना है, तो हम बचाने के लिए क्या करें क्या ना करें। भाई बचाओ पैसे, लेकिन मेरी कॉस्ट पे मत बचाओ। अब ये जो धमकी दे रहा है ना इलॉन मस्क को, हालत ये है कि इलॉन मस्क की मुट्ठी में सब कुछ है। इसने सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया, नासा आधे से ज़्यादा प्राइवेटाइज कर दिया। नासा के जो बड़े मिशन हैं दूसरे ग्रहों पे जाने वाले, वो तो नासा करेगा, और सारे जो थे अंतरिक्ष स्टेशन वाले वो प्राइवेट कर दिए। अब वो एलॉन मस्क के पास में, अब ट्रंप धमकी दे रहा है, कह रहा है तो ठीक है मुझे सब्सिडी बंद करोगे मेरी ना, तो जिस दिन ये मेरा स्पेस एक्स बंद हो गया
उस दिन बेटा तुम्हारा जो बना हुआ है ना अंतरिक्ष स्टेशन, वहीं की वहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं तो अपनी रोक लूंगा सारी फ्लाइट्स। धमकी दे दिया उसने। तो ये अपने आप में जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति में अमेरिका पहुंच गया है, और ये ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी है अपनी कमाई, अपने धंधे, अपनी पॉलिटिक्स, अपने फायदे, जनता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे दुनिया के नेताओं के साथ में, लेकिन ये थोड़ा निर्लज्जता के साथ कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा मामला आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।